नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। 24 का चुनाव आने वाला है। उससे पहले राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक दलों में पूरी तरीके से अगर हम बात करें, उठापटक मची हुई है। कोई इधर से उधर जाने के लिए किसी की चर्चाएं हैं, तो कोई इधर से उधर शामिल हो भी चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। लगातार ओम प्रकाश राजभर जो है, उनकी चर्चाएं थी कि वो एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके बयानों पर अगर गौर करें तो वो लगातार गठबंधन की एकता की बात करते थे। चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, नीतीश कुमार, सभी को एक मंच पर लाने की बात करते थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा झटका 24 से पहले विपक्ष को दे दिया है कि शायद उनके पसीने छूट जाए, क्योंकि अगर हम बात करें पूर्वांचल की सीटों पर उनका काफी असर है, उसकी वो धमक जो है वो दिखाते हैं। अब लेकिन ये चर्चा तो आपने सुन ली, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जो सवाल आज हम उठाने वाले हैं, क्या आपको पता है कि जयंत चौधरी का जिस तरीके से राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं, उसके पीछे कितना बड़ा हाथ है? जी हाँ, जयंत चौधरी का, क्योंकि लगातार जयंत चौधरी की जो चर्चाएं थी कि वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं, एनडीए गठबंधन का जो पार्ट है वो बनने वाले हैं, लेकिन जयंत चौधरी तो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन राजभर ने जरूर हाथ थाम लिया है। इसी पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। राहुल जी, मेरे सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि क्या कुछ एक सियासी मायने अगर कहे, राजनीति गलियारों में लगातार उठापटक मची हुई है, राजभर को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। वो जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि वो गठबंधन में आने की बात करते थे, सूत्रधार बनने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उन्होंने विपक्ष को ही झटका दे दिया है। देखिए, जब ये खबर सामने आई सबसे पहले कि ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए में शामिल हो गए, तो पहला एकदम रिएक्शन था, मतलब ऐसा लगा कि पलटू राम, मतलब सबसे पहला शब्द जबान से यही निकला हमारे कि पलटू राम फिर पलट गए। हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में, वेस्टर्न यूपी में एक कहावत है, जो बिन तली का लोटा वो कभी किधर लुढ़क जाए या कभी इधर लुढ़क जाए, उसका नहीं कहा जा सकता। तो आज ओम प्रकाश राजभर को लेकर जो चर्चा आप कर रहे हैं, जो उसके राजनीतिक मायने हैं, एनडीए में जाकर वो एनडीए को कितनी ताकत देंगे, या फिर वो अपनी पार्टी को ताकत देंगे, या फिर जिस मुद्दे को वो उठा रहे थे, जाति जनगणना के मुद्दे को वो उठा रहे थे, ओबीसी आरक्षण की मांग वो उठा रहे थे, वो सारे मुद्दे आज उन्होंने अपने जो है वो क्या उन पर राजी कर ली है भारतीय जनता पार्टी? आज ये सवाल है। आज ये भी सवाल है कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा वो उठा रहे थे, उस पर क्या वो भारतीय जनता पार्टी को राजी करने में सहमत हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी क्या अब इन मुद्दों पर ओम प्रकाश राजभर की ये मांग मान लेगी? ये सवाल आज इसलिए मैं पूछ रहा हूं ओम प्रकाश राजभर जी से भी, और शायद ओम प्रकाश राजभर के चाहने वाले भी ये सवाल कुछ तो पूछेंगे कि साहब, आपने जब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने गठबंधन किया था, तो आपने बड़ी बड़ी बातें की थी। जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और तमाम जो ओम प्रकाश राजभर के जो साथ में छोटे छोटे जो नेता थे वो शामिल हुए, अखिलेश यादव, यानी आपने भर भर के गरिया था भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन लोगों की बात नहीं करती है जो दबे कुचले हैं, और कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की, जातिगत की राजनीति करती है। तो उन सब मुद्दों को आपने एकदम जो है जब आप 2022 में आए, आपने याद होगा 2022 में जब वो आए थे, तो उन्होंने एकदम से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से, आपको याद होगा जब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि वो मेरी हत्या करा देना चाहते हैं, और आज देखिए जब वो शामिल, उनका एक बयान याद है जब उन्होंने कहा था पिछड़े को लेकर कि मोदी और योगी के जूते साफ वो करवाएंगे अपने पिछड़ी जाति के लोगों से। हाँ, तो ये सब चीज़ें, ये सब बयान जो है आज ज़रूर पूछे जा रहे होंगे। कुछ लोग तो ज़रूर ये सवाल उठाएंगे, हम जैसे पत्रकार तो ये पूछेंगे कि भाई राजभर जी, क्या जनजाति का जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा आप उठा रहे थे, क्या उस पर अब सहमति बन गई है, या फिर सहमति इस बात पर बन गई है कि आप 3 सीटों पर लड़ेंगे, आप 4 सीटों पर लड़ेंगे, आपके यूपी में कितने मंत्री बनेंगे, आप केंद्र में कितने मंत्री बनेंगे, आप लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जो है वो अपना प्रभाव रखते हैं, या पूर्वांचल में किन सीटों पर प्रभाव
दबाव रखते हैं। सवाल आज इस बात को लेकर है कि आखिर जो जिन जातिगत जनगणना के सवाल को वो उठाते थे और उसको लोग पसंद करते थे, ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप देखिए कि चौधरी अजीत सिंह भी आवाज़ उठाते रहे, और हालांकि यूपी में है लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र से मांग करते रहे, और वो कहीं ना कहीं जब यूपीए में शामिल थे तो चौधरी अजीत सिंह इस आरक्षण के मुद्दे को जो है उन्होंने पारित भी करा लिया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फिर वापस सरकार ने फिर वो आरक्षण वापस ले लिया, ये कह कर कि जो है इसमें जो तौर तरीके थे वो सही उपयोग नहीं किए गए, जल्दबाजी में चुनाव जीतने के लिए यूपीए ने इसको जो है वो लागू किया था, तमाम वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए वो जो सवाल है कि वो सवाल जो है ये पूछा जाएगा कि अब कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का क्या हुआ। और पलटू राम, और जैसे मैंने आपको बताया कि बिन तली का लोटा, ये सवाल आज इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर का सफ़र। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के साथ में कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, मायावती से अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, फिर जो है वो कहीं ना कहीं वाराणसी से निकलकर प्रदेश की राजनीति में आए और अब समाजवादी पार्टी के साथ फिर गए, फिर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ बिन तली का लोटा ही कहा जाता है। और अब सवाल आपने जैसे हमने दर्शकों को शुरुआत में बताया कि जयंत चौधरी का क्या हाथ है, तो चलिए वो सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। दरअसल आपको याद ये होगा कि 8 सीटें जीतकर 2022 में विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी आए, 6 सीटें जीतने में कामयाब हुए ओम प्रकाश राजभर। लेकिन जयंत चौधरी जो है वो 8 सीटें जीतने के बाद राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी की ओर से बनाए गए और 6 सीटें जीते थे ओम प्रकाश राजभर। जबकि जब नाराज़गी शुरुआत यहाँ से हुई थी कि उन्होंने एमएलसी अपने एमएलसीओं की मांग की थी कि हमारे भी भाई एमएलसी बनाए पार्टी से, लेकिन कहीं अखिलेश यादव ने जो है उनकी मांग को वो राज़ी नहीं हुए थे। तो अब ये बात जो है, अब मैं उनका एक बयान सुन रहा था राजभर जी का, वो कह रहे थे कि अभी भाई ऐसा क्या था जयंत चौधरी में कि 8 सीटें उनके पास, उनको राज्यसभा भेज दे, हमें आप जो है एमएलसी तक नहीं बना रहे हैं। और दूसरी जब वो बात करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखकर एक हंसी भी आती है। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर जी बहुत हंसते हैं अपने बयानों को, मैं सुन रहा था, बात बात में ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया हो। लेकिन मैं इसको झटका इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से किनारा किया था तो तभी ये माना जा रहा था कि अब इसके बाद इनके पास में दूसरा ऑप्शन यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और पिछले कई दिनों से तो ये चर्चाएं जो है खूब हो रही थी। और एक बयान आपको एक और याद करना पड़ेगा राजभर जी का, मुझे जो याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि राजनीति में जो नेता होते हैं ना वो दो मुही सांप होते हैं। तो वो 2 मुही सांप कहीं ना कहीं अब उन्होंने अपने आप को ही कहा था। अब 2 मुही सांप जो है, बताइए आप कौन है 2 मुही सांप? ये कहीं ना कहीं राजभर जी है। अब राजभर जी जैसे हंसते हैं, जैसे हंसते हैं, समझ नहीं आता वो खुद पर हंस रहे हैं या वो विपक्ष पर हंस रहे हैं, वो समझ नहीं आता कि एनडीए पर हंस रहे हैं। क्योंकि अमित शाह जी का भी जब ट्वीट आया ना तो उससे पहले उन्होंने एकदम से कोई चर्चा नहीं की, अपने लोगों तक के फ़ोन नहीं उठाए जब वो अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे थे। खुद ये राजभर जी का बयान है। और वो राजभर जी क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मैं बोलता कि एनडीए में मैं जा रहा हूँ तो लोग यकीन ना करते। अब आप इस बात का मतलब समझिए, यानी अपनी जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी जो जुबा है, एक कहता है ना कि राजनीति में एक अपनी एक जुबा होती है, जिस बात को हम कहे उस पर अगर कितने अटल है। जो पुराने नेता है उनकी आप अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर ले, क्योंकि वो बयान मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कि राजनीति में अगर तोड़फोड़ करनी पड़े या सत्ता के लिए हमें जो है अगर ऐसे गठबंधन करने पड़े जो विचारधारा से अलग है तो मैं ऐसी सत्ता को लात मारता हूँ। तो ऐसे नेताओं के बयान आज हमें याद आते हैं। तो ऐसे नेताओं को देखकर ये ओम प्रकाश राजभर जी तो एकदम उल्ट है। क्या इन्होंने विश्वासघात किया उन लोगों के साथ जो इनकी जिस तरीके से गठबंधन में जब आए थे, अपनी विचारधारा को लेकर लोगों के सामने पहुंचे थे, भरपूर प्यार भी मिला, कई सीटें जो है विधानसभा में इन्होंने जीत भी ली थी। ये विश्वासघात उस जनता के साथ है, उन लोगों की जो विचार थे कि जिस तरीके से क्या राजभर ने दबाने की कोशिश की है उनको लालच में आकर? देखिए, राजभर जी के लिए विश्वास की बात करना मतलब एक बेईमानी सी हो गई। अब विश्वासघात तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जाकर भी किया था, विश्वासघात तो उन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद भी किया था। अब ये विश्वासघात फिर कर लेते हैं तो इनके लिए तो एक छोटी बात हो गई। 2 मुही सांप, बिन तली के लोटे और जो है तरह तरह के कितने नाम आप दीजिए, पलटू राम, ये सब इनके लिए लगता है कि अब आम है। शायद इनका फ़र्क
अब आप सीधे सीधे अगर राजभर जी से भी इंटरव्यू करेंगे तो उन पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि विश्वास करना राजभर जैसे नेताओं पर ये मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा कहीं तक। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को तो आना ही था। अब अगर जयंत चौधरी को लेकर चर्चा चल रही है, मायावती को लेकर चर्चा चल रही है, अब कल ही जो है दारा सिंह वो समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ दी, तो ये चर्चा भी जो है कहीं ना कहीं आमतौर पर जो है वो रही कि अब विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। एक तरह आप देखिए कि वही विचारधारा के एक अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक जगह जोड़ने की यहाँ कोशिश वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी से कमज़ोर है, दूसरे दलों से कमज़ोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि सत्ता में आने के लिए एक मैसेज की ज़रूरत होती है। वो मैसेज कैसे जाएगा, वो मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं अब राजभर के जरिए देने की कोशिश, जयंत चौधरी को साथ में लाने की कोशिश। वरना अगर आप देखिए जयंत चौधरी एक छोटे दल है, ओम प्रकाश राजभर की एक छोटी छोटी पार्टी है, कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव विपक्ष में है, अगर अखिलेश यादव के कुछ विधायक अगर तोड़कर समाजवादी पार्टी अपने साथ मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आती तो लगता कि भाई बड़ा झटका एक तरह से दिया गया है। तो ये सब चीज़ें तमाम सब चीज़ें जो है वो एक 2024 के चुनाव को लेकर है, सत्ता को एक मैसेज देने के लिए, सत्ता में आने के लिए एक मैसेज। क्योंकि एक चीज़ और आपको मैं आखिरी में कहना चाहूँगा, अभी 17 से 18 तारीख में पटना में एक बैठक होने जा रही है विपक्ष की। उस बैठक में क्या होगा कि 24 दल एक जगह आने की बात हो रही है कि भाई 24 दलों को एक इकट्ठा करेंगे। उधर जो 18 तारीख में एनडीए की ने भी एक बैठक बुलाई है। 18 तारीख में उस एनडीए की बैठक में ये कोशिश है कि 24 दलों को एक साथ लाया जाए। 24 दल विपक्ष के हो गए, 24 दल हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी मुकाबला बराबर का। एक मैसेज जो विपक्ष ने कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेकर आ रही है, ईडी, सीबीआई और ऑपरेशन लोटस, ये सब इनके बलबूते पर वो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को कमज़ोर कर रही है। अब ये एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी भी देना चाहती है कि 24 आपके साथ जाएंगे साहब तो 24 हमारे साथ भी रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक सत्ता को पाने के लिए है। और अब ये लालसा है ओम प्रकाश राजभर जी जैसे नेता, एक इसका मोहरा है। मायावती की बात कर रहे थे आप, मायावती जो है इसके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है या विपक्ष के साथ जाने वाली है। मायावती का हमेशा से अपनी एक विचारधारा पे उन्होंने काम किया है और मायावती दूसरे नेताओं से बहुत अलग है। मैं मायावती को लेकर ये समझता हूँ कि मायावती जो है वो अकेले चुनाव लड़ सकती है, भले ही उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। जैसे राजभर जी कह रहे थे कि देखिए अभी 24 से पहले या 18 की मीटिंग से पहले कुछ दल वहाँ 8-9 दल है जिनसे बात चल रही है, दक्षिण में कुछ दल है, इधर जो है अभी अजीत जी आ गए। हालांकि ममता को लेकर कहा जा रहा था कि ममता नहीं जाएगी उस विपक्ष की बैठक में, लेकिन ममता ने भी घोषणा कर दी कि वो जो है इस बैठक में शामिल होने जा रही है। ये सब तमाम जो चीज़ें हैं एक मैसेज, विपक्ष भी एक मैसेज देना चाहता है अपने साथ, तमाम विचार अलग अलग विचारधारा के लोग। आप देखिए विपक्ष के नेता भी कुछ ऐसे अब इकट्ठा हो रहे हैं जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये वही लोग हैं जो सत्ता के लिए एकजुट एक जगह आना चाहते हैं। जिसको भारतीय जनता पार्टी के साथ मुफीद लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो उनके लिए जो है सत्ता में आना आसान है। कुछ लोग आज ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। वो सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अब उन मुद्दों को उठाकर वो विपक्ष के साथ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है उन सब के बीच भी, एक डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से सत्ता में आई तो शायद अगला नंबर उनका न हो। तो ये सब तमाम चीज़ें थी। यूपी की राजनीति की अगर बात करें राहुल जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से जयंत चौधरी की अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी को एक अहमियत अगर हम कहें तो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें दी भी है। 8 सीटें मिली, उसके बाद खतौली जब जीते तो उनके नवरत्न हो गए, 9 विधायक उनके हो गए, राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी बना दिए गए। अब जिस तरीके से लगातार उनको लेकर के आस लगाया जा रहा था कि वो शामिल होने वाले हैं, चलिए खैर ठीक है, वो एक टॉपिक अलग है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या जयंत चौधरी जिस तरीके से पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या फिर ओवरऑल यूपी की बात करें तो सूत्रधार बनने की वो कोशिश कर रहे थे, एकता की सूत्रधार, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने किनारा
राजभर से किया, वो शुरू से ही उनको पसंद नहीं करते, शुरू से ही उनकी बातें जो हैं लगातार एक दूसरे के ऊपर पलटवार उनका शुरू हो गया था। क्या इससे कोई इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है, या फिर अपने आप को पूर्वांचल में दमदार अखिलेश यादव मानते हैं? देखिए, अखिलेश यादव पूर्वांचल में दमदार है, इसमें कोई शक तो है नहीं। दूसरी बड़ी पार्टी है यूपी में, समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव जो है एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है, मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है, यादव वोट बैंक उनके साथ है। अगर उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की ज़रूरत है तो वो जाट वोट को अपने साथ लाने के लिए है। इसका फ़ायदा जयंत चौधरी को भी है और अखिलेश यादव को भी है। लेकिन इसमें जो एक बड़ी चीज़ है कि जो जयंत चौधरी है वो, उनकी चर्चाएं चली कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। उसके पीछे मैं दो कारण मानता हूँ। एक, खबर चलाए जाना, एक तरह से एक मैसेज देना सत्ता के द्वारा कि अब देखिए जो जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव अपने साथ जोड़कर रखना चाहते थे वो भी आज साथ धीरे धीरे हमारे साथ, क्योंकि आज ऐसा है 25 से 30% जो जाट वोटर है जो जयंत चौधरी के साथ में नहीं है। जयंत चौधरी जाटों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन वो उसमें से 25 से 30% पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सेंध मारी है। लेकिन फिर भी एक जो मैसेज है जाट, मुस्लिम और चंद्रशेखर के आने के बाद एक दलित समीकरण, वो तीनों का जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डराता है। वो सहम दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अगर ये समीकरण लोकसभा चुनाव में बना तो वो चुनाव हरा देगा। तो एक जो दूसरा एक कारण तो ये हो गया कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी उतावली है जयंत चौधरी को लाने के लिए। एक दूसरा कारण ये है कि जयंत चौधरी भी ये चाहते हैं कि उनकी खबरें चले। क्यों चाहते हैं उनकी खबरें चले? क्योंकि भाई लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी करीब 7 सीटों की उम्मीद उनको थी कि 7 सीटें तो अखिलेश यादव से मिलेगी। 7 सीटों की उम्मीद उनको थी कि क्योंकि 12 सीटों पर उनका दावा था, लेकिन उनको लगता था कि 12 मांगेंगे तो 7 तक तो बात बन जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए सबसे बड़ा जो पैंच फंसा वो मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर था। मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पैंच फंसा क्योंकि वहाँ पर लोकसभा के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी हरिंदर मलिक को बना दिया समाजवादी पार्टी ने, और ये एक तरह से एक मैसेज दे दिया कि आप चुनाव की तैयारी करिए। ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में जो प्रभारी बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनको चुनाव की आगे की तैयारी, उम्मीदवारी मिलेगी। लेकिन आप देखिए कि साफ तौर पर वो सब चीज़ें जो है एक दबाव बनाने के लिए भी अखिलेश यादव के लिए मानी जा रही है कि अखिलेश यादव पर वो दबाव बनाए, क्योंकि लोकसभा सीट जो है वो हरिंदर मलिक अगर समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे तो जयंत चौधरी आखिर कहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में उनके पिताजी अजीत सिंह ने वहाँ पर चुनाव लड़ा और वो काफ़ी हद तक उस जाट मुस्लिम समीकरण को एकजुट करने में कामयाब भी हुए। और लेकिन चुनाव वो हार गए, उस पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन वो उन सब चीज़ों पर नहीं मैं जाना चाहता कि, लेकिन ये सब चीज़ें जरूर थी क्योंकि जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि अपने पिता की हार का बदला कैसे लिया जाए। अब वहाँ जब समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारेगी तो वो कहाँ आखिर चुनाव लड़ेंगे। मथुरा की सीट पर कहा गया कि आप मथुरा के लिए चुनाव लड़िए, आप बागपत के लिए चुनाव लड़िए। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं जिसमें जयंत चौधरी प्रभाव रखते हैं? हमने विधानसभा चुनाव में देखा, मुजफ्फरनगर की सीट पर उनके आज के समय में जो है उनके विधायक जीत कर आए। कैराना, शामली, कैराना में समाजवादी पार्टी का आया गठबंधन के साथ में, शामली से, थाना भवन से आरएलडी जीत कर आई, और जो सीटें हैं बिजनौर है, ये जो सीटें हैं मुरादाबाद की सीटें हैं, कहीं ना कहीं नगीना सीट, जो तमाम ऐसी ऐसी जो सीटें हैं, करीब 12 सीटों पर जो उन्होंने दावा किया, लेकिन उसमें से कुछ सीटें 6-7 सीटें जो वो डिमांड कर रहे थे, मांग रहे थे, क्योंकि आपको एक रामाशीष राय का वो बयान भी याद करना पड़ेगा जो अभी हाल ही में उन्होंने दिया था, क्योंकि आरएलडी की राज्य स्तर की जो उनकी सदस्यता है वो चली गई। अब अगर वो 5 सीटों पर चुनाव यहाँ जीत कर आते हैं लोकसभा में तो वो जो मान्यता है वो वापस आ जाएगी। तो वो सब तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को समझ आ रही है, और जयंत चौधरी मुझे नहीं लगता कि एनडीए में जाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर गए तो उनके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं बनती थी, और दूसरा जो यहाँ एनडीए है, एनडीए में जाना उनके लिए एक मजबूरी था। तीसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि उन्होंने एक ये कहा था, बयान दिया था कि अगर मायावती और ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी और कांग्रेस एक साथ अगर आ जाते हैं तो एक बढ़िया एक समीकरण बनता है और वोट बैंक एक शेयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी। लेकिन उस पर भी आज देखिए मैं एक बयान सुन रहा था राजभर जी का कि वहाँ भी जो है कह रहे कि सब फेल हो जाएगा। अब जयंत राजभर जी का एक कहना है कि जिधर जाते हैं उधर ही लुढ़क जाते हैं।
तो सीधा सीधा राजभर जी के लिए कहना, मैं फिर वही आखिरी बात कहूँगा कि राजभर जी बिन तली के लोटे हैं। वो उनकी कोई बात मजबूती से अभी तक तो नज़र नहीं आई। और फिर पूछूंगा सवाल, अगर राजभर जी इस इंटरव्यू को सुनेंगे, कि साहब जातिगत जनगणना का मुद्दा कहाँ रहा, आपने किस बात पर डील की है? क्या 3 सीटें, 2 सीटें, मंत्री पद, ये तमाम चीज़ों पर डील हो गई, या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, वो कहाँ चला गया? ये जनता आपसे जरूर पूछेगी। चलिए राहुल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बिन तली के लौटे जो हैं, जिधर भी हवा चली है उधर ही राजभर जो है वो निकल पड़े, ये लगातार उनको लेकर कहा जाने लगा है। बहरहाल अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने जो राजनीतिक समीकरण क्या है, राजनीतिक अभी मायने क्या है इस चीज़ के कि राजभर जो गए हैं एनडीए में, उनका क्या कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला है, विपक्ष को क्या कुछ नुकसान होने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अंजलि मलिक, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ, न्यूज़ 18।